हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि साउथ कोरिया के लिए टैंक कौन बनाता है? फाइटर जेट कौन बनाता है? सैमसंग। बुर्ज खलीफा कौन बनाया है? सैमसंग। दुनिया की सबसे बड़ी शिप बनाने वाली कंपनी कौन है? सैमसंग। आम आदमी सैमसंग को जानता है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट से। लोगों का मानना है सैमसंग तो सिर्फ मोबाइल, एसी, फ्रिज, कूलर यही सब बनाती है। अच्छा फोन बनाती है, बढ़िया फीचर्स देती है, और तो और यही एक कंपनी है जो एप्पल को टक्कर देती है। कुछ लोगों का मानना है कि जिस दिन सैमसंग खत्म हो जाए तो उस दिन के बाद एप्पल के तो मजे ही मजे हैं, वो रातों रात पूरी दुनिया पे छा जाएगा। पर दोस्तों, आप यहां गलत हैं, क्योंकि बिना सैमसंग के तो एप्पल भी बर्बाद हो जाएगा। पूछिए क्यों? क्योंकि एप्पल में जो स्क्रीन, चिप, फ्लैश लगी होती है वो सब कुछ एप्पल को सैमसंग ही प्रोवाइड कराता है। गूगल को भी सैमसंग ही प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है। सैमसंग के बिना एक अच्छी मोबाइल की कल्पना ही बेकार है, क्योंकि मोबाइल के अच्छे इंटरनल पार्ट सैमसंग ही बनाता है। अगर किसी वजह से सैमसंग ने मोबाइल और उसके पार्ट बनाने बंद भी कर दिए तो उसका कुछ खास नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सैमसंग 80+ अलग अलग फील्ड में काम करता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, इंश्योरेंस, होटल, स्कूल, हॉस्पिटल आदि फील्ड में वो टॉप पर है। साउथ कोरिया के जीडीपी के 20% की अकेली कंपनी है सैमसंग। सैमसंग के मालिक की उतनी ही इज्जत है जितनी कि साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट की है। तो दोस्तों, सैमसंग करता क्या क्या है, वो शुरू कब हुआ, उसका टर्नओवर कितना है, वो विश्व में कौन सी रैंक पे रन करता है, ये इतना बड़ा कैसे बन गया, इसको सक्सेस करने के पीछे स्ट्रगल और कंट्रोवर्सी और सरकारों ने सैमसंग का सपोर्ट किया या नहीं, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, आपके घर में सैमसंग का कौन सा प्रोडक्ट है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, हम आते हैं अपनी टॉपिक पर। बात है 1938 की। साउथ कोरिया के एक अमीर घर में जन्मे ली ब्यूंग चुल, वो मात्र 28 साल की उम्र में ही एक कंपनी की शुरुआत करते हैं और उसका नाम रखते हैं सैमसंग ट्रेडिंग कंपनी। सैमसंग ही नाम क्यों रखते हैं? क्योंकि कोरियन भाषा में सैमसंग का मतलब होता है 3 स्टार। इसका मतलब माना जाता है बिग एंड पावरफुल, और स्टार का मतलब है एवरलास्टिंग। मतलब यह हुआ कि हमेशा रहने वाला और बड़ा, ताकतवर। अब सैमसंग वैसा ही बन गया है जैसा उसका नाम रखा गया है। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि सैमसंग ने 1938 में ही मोबाइल फोन बना लिया था, तो जवाब है नहीं। क्योंकि उस समय सैमसंग एक ट्रेडिंग कंपनी थी और ये बेचते थे फल, सब्जी, नूडल्स, मछली। साउथ कोरिया के सियोल में इनका हेडक्वार्टर है। वहां पर इन्होंने धीरे धीरे बिजनेस चालू किया, फिर साउथ कोरिया के अलग अलग इलाकों तक पहुंचाया, फिर आसपास के कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने लगे। फिर कुछ ही सालों में एक टॉप की लिस्ट में आ गए, क्योंकि उस समय ज्यादा कंपटीशन नहीं था। इनका बिजनेस अच्छा चल रहा था। फल, सब्जी, नूडल्स, मछली बेच के ये अच्छा प्रॉफिट कमाया। फिर इनका टर्निंग पॉइंट आया 1950 में, जब इनका वॉर छिड़ गया आपस में साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया वही किम जोंग वाला। वैसे वॉर किसी के लिए अच्छा नहीं होता है, खासकर किसी देश के लिए। वॉर की वजह से देश की हालत एकदम खराब हो गई। पहले एक्सपोर्ट होता था, अब इंपोर्ट होने लगा। फिर ली ने कुछ अलग करने का सोचा। उस समय साउथ कोरिया में गन्ने की अच्छी फसल हुआ करती थी। फिलहाल फसल तो अब भी अच्छी है, तो ली ने वहां एक शुगर फैक्ट्री लगा दी। अब सोचने वाली बात यह है कि आज मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी शुगर फैक्ट्री चला रही थी, वहां से अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। फिर ली ने सोचा इसे और बड़ा करते हैं। इसके बाद उन्होंने वूलन फैक्ट्री लगाई, मतलब कपड़े बनाने लग गए। ये बिजनेस करते करते इन्होंने सोचा अब चलते हैं सर्विस इंडस्ट्री में, तो इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी चालू की। अब सैमसंग इंश्योरेंस भी बेचने लग गया। उसके बाद इन्होंने स्टोर के बिजनेस के बारे में सोचा। फिर क्या, जगह जगह स्टोर भी खुल गए, जैसे डी मार्ट वगैरह स्टोर हैं। अब समय आया वॉर के बाद का। अब इस समय बहुत सी कंपनियां बंद हो चुकी थी और ये अब इतने सारे फील्ड में काम करने के बाद बन गए साउथ कोरिया के सबसे अमीर व्यक्ति। अब ये और कुछ नया करने का सोचे। फिर क्या, ये घुसे एकदम नए फील्ड में, जैसा कि आप हम सब जानते हैं, और वो फील्ड है इलेक्ट्रॉनिक। 1968 में ली ने इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में कदम रखा और मात्र कुछ ही महीनों में ये अपना पहला ही प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया।
ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। देखते ही देखते कुछ ही सालों में ये बन गए दुनिया के सबसे बड़े टीवी मैन्युफैक्चरर। 1979 में इन्होंने चालू किया माइक्रोवेव बनाना, 1980 में एसी बनाना चालू कर दिया, 1981 में कलर टीवी भी बना दिया, 1983 में इन्होंने बना दिया पर्सनल कंप्यूटर। 1993 आते आते ये दुनिया के हाईएस्ट चिप मैन्युफैक्चरर बन गए। फिर इन्होंने सेमीकंडक्टर की बढ़ती डिमांड को देखते हुए एक सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी ही खरीद ली और उसी के अंदर ये सेमीकंडक्टर के पार्ट बनाने लगे। फिर उसको बढ़ा के इतना बड़ा कर दिया कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बेचने भी लगे। 2005 आते आते ये दुनिया के सबसे बड़े एलसीडी मैन्युफैक्चरर बन गए। अभी तक हमने बात की इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स बनाने की। अब हम जानते हैं कि ये मोबाइल इंडस्ट्री में कब आए। सैमसंग मोबाइल फील्ड में आया 1983, मतलब आज से लगभग 25 से 30 साल पहले सैमसंग ने अपना पहला फोन बनाया 1986 में और इसका नाम था SC100 और ये हो गया फेल। फिर इन्होंने 1988 में दोबारा लॉन्च किया SH100 और ये भी हो गया फेल। फिर इन्होंने 1993 में लेके आए SH700, ये फोन चल गया। इसके बाद इन्होंने 1994 में लॉन्च किया SH770, ये भी फोन मार्केट में चल गया। फिर इसके बाद इन्होंने 1996 से लेके 1998 आते आते फोन मार्केट के 57% मार्केट खुद लेके बैठ गए और ये सब फोन आज के फोन जैसे बिल्कुल नहीं थे। ये फोन थे सीडीएम फोन। वो फोन होते थे जिसमें एक बार जो सिम लग के आई कंपनी से वही यूज करना होता था, दोबारा इसमें कोई भी सिम लगा नहीं सकते थे। सैमसंग अपना फोन इंडिया में लॉन्च किया 2004 में, क्योंकि उस समय भारत में राज कर रहा था नोकिया। अब नोकिया की हरकतें ही कुछ ऐसी थी कि वो समय के साथ समझौता न करते हुए खुद ही बर्बाद हो गया। फिर 2009 में सैमसंग लेके आया अपना फोन सैमसंग गैलेक्सी। उसके बाद ही सैमसंग को इंडिया में थोड़ी बहुत जगह मिली। 2011 आते आते सैमसंग दुनिया का लार्जेस्ट फोन मैन्युफैक्चरर बन गया। सैमसंग 2010 से लेके 2022 तक ये अकेला लीडर रहा इंडिया में। हालांकि 2021 में एप्पल ने इसको थोड़ा पीछे किया। हो सकता है सैमसंग मार्केट में वापसी भी कर ले, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सैमसंग की है, और वो भी कहां, साउथ कोरिया में नहीं, नोएडा में। भारत के नोएडा सिटी में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री सैमसंग ने बनाई है। अब चलते हैं सैमसंग के बाकी फील्ड की तरफ। सैमसंग की एक कंपनी है सैमसंग हेवी इंडस्ट्री। वो है दुनिया की सबसे बड़ी शिप बनाने वाली कंपनीज में से एक। इसमें बड़ी बड़ी शिप्स को बनाया जाता है। साउथ कोरिया के लिए जेट भी बनाया जाता है और इसी कंपनी में जेट इंजन भी बनाया जाता है। और ये अभी एक ह्यूमन रोबोट पे भी काम कर रहे हैं, जहां पे सैनिक नहीं जा सकते, ये रोबोट वहां जाएंगे लड़ने के लिए। इनकी एक कंपनी है सैमसंग कंस्ट्रक्शन ट्रेडिंग। वो बनाती है रोड, टनल, ब्रिज और बिल्डिंग्स। इसी कंपनी ने बनाया है बुर्ज खलीफा, मलेशिया का ट्विन टावर। सैमसंग साउथ कोरिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। साउथ कोरिया का सबसे बड़ा थीम पार्क एवरलैंड वो भी सैमसंग ने ही बनाया है। यहां तक तो ठीक है, कोरिया में तो सैमसंग का एक पूरा शहर ही है सैमसंग टाउन नाम से। सैमसंग का एक ट्रस्ट भी है, उसके अंदर स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल भी है। 1990 में साउथ कोरिया में सैमसंग रेनल्ट के साथ पार्टनरशिप में कार भी बनाती है। ऐसी ही छोटी बड़ी 80+ इंडस्ट्री में काम करती है सैमसंग। इतना सब देखने के बाद अगर आपको जरा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। सैमसंग साउथ कोरिया में नंबर 1 कंपनी है ही, पर यह दुनिया में 29वें पोजीशन पे रन करती है। मार्केट कैप के हिसाब से इसकी मार्केट वैल्यू 325 बिलियन यानी कि उतना ही है जितना कि टाटा ग्रुप का है या अंबानी ग्रुप का है। लेकिन एक बात यहां देखने वाली यह है कि टाटा और अंबानी ये इतना बड़ा बिजनेस ग्रो किया है 140 करोड़ की पॉपुलेशन वाली कंट्री में, लेकिन सैमसंग ने यह कामयाबी एक छोटे से देश से हासिल की है। ऐसे देश में इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करना बहुत बड़ी बात है। आखिर सैमसंग क्या है, करता क्या है, ये सब बातें आपको मैंने बता दिया, लेकिन ये सब सैमसंग ने किया कैसे? सैमसंग की असली कहानी तो उसी वॉर से शुरू हो गई थी। वॉर की वजह से कोरिया की इकोनॉमी हो गई थी पूरी तरह बर्बाद। प्रोडक्शन एक्सपोर्ट पूरी तरह से खत्म हो गया था।
इस समय में साउथ कोरिया तो सहायता के ऊपर ही निर्भर करता था और उसी से अपना खर्च चलाता था। फिर साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने एक कदम उठाया जिसमें वहां के कुछ अच्छे बिजनेसमैन को खुल के सपोर्ट किया ताकि वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सके और साउथ कोरिया की इकोनॉमी को आगे ले जाए। यहां तक कि जो पैसा दूसरे देशों से जीने खाने के लिए मिल रहा था वो पैसा भी वहां की सरकार इन बिजनेसमैन को दे रही थी ताकि ये लोग देश को आगे ले जा सके। उस समय वहां कुछ कंपनियां आगे आई, सैमसंग, एलजी, हैंडवाई। सरकार इनको कम से कम ब्याज पर लोन दे देती, बिना किसी चार्ज के लाइसेंस दे देती, टैक्स में भी भारी भरकम छूट दे देती थी। सैमसंग जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक में आया तो वहां की सरकार ने टैक्स को 50% तक कम कर दिया और साउथ कोरिया में बाहरी कंपनियों को बैन कर दिया और बोल दिया यहां कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट नहीं बेचेगी। यहां की सरकार ने बाहरी कंपनियों को बाहर ही रखा और अंदर की कंपनियों को खुला छूट दिया और इसी वजह से सैमसंग मल्टीपल बिजनेस में हाथ डाल दिया और सक्सेस भी हो गया। इंश्योरेंस भी सैमसंग का, हॉस्पिटल जाना है तो सैमसंग के हॉस्पिटल में जाना होगा, पढ़ते हो तो भी सैमसंग का स्कूल, कहीं घूमने जाते हैं तो जिस शिप में आप बैठोगे वो शिप भी सैमसंग की ही बनाई होगी। अगर आप थीम पार्क चले गए तो वो थीम पार्क भी सैमसंग का ही बनाया हुआ है। और आप रहते भी सैमसंग टाउन में हो तो आप ही सोचिए कि आपकी जिंदगी ही सैमसंग है। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो सैमसंग वहाँ की लाइफ स्टाइल है। जैसे हमारे यहाँ बच्चे आईआईटी नीट क्वालिफाई होके डॉक्टर या इंजीनियर बनते हैं तो वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ चलता है। वहाँ पे बच्चे सोचते हैं कि बस एक बार सैमसंग में हो जाए तो जिंदगी सफल हो जाए। सैमसंग में बच्चा काम करता है तो शादी अच्छी होती है। तो इसीलिए बच्चे बचपन से ही सेट एग्जाम की तैयारी करते हैं जो 6 मंथ में एक बार होता है। सेट का मतलब होता है सैमसंग एप्टीट्यूड टेस्ट। इसीलिए बच्चे बचपन से ही सेट की तैयारी करते हैं कि यहाँ एक बार हो जाए और नौकरी लग जाए तो जीवन सफल हो जाए। और जिसकी सैमसंग में नहीं लगती वो एलजी में ट्राई करता है, जिसकी एलजी में भी नहीं लगती वो हैंडवाई में ट्राई करता है, जिसकी कहीं भी नहीं लगती वो कहीं छोटी मोटी नौकरी करता है और जिंदगी भर शर्म से रहता है कि यार लाइफ में फेल हो गया। ये स्टेटस है कोरिया में सैमसंग का। अब बात करते हैं कंट्रोवर्सी की, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है और उसमें कंट्रोवर्सी ना हो ये कैसे संभव हो सकता है। बात करते हैं 1987 की। जिन्होंने सैमसंग को शुरू किया था उनकी डेथ हो गई, उसके बाद उनके बेटे ने ज्वाइन किया। फिर 1996 में इनके बेटे के ऊपर आरोप लगा कि कोरिया की सरकार को रिश्वत दी। इसका न्यूज खूब वायरल हुआ पर कुछ समय बाद सब ठीक हो गया, सब लोग भूल भी गए। फिर 2008 में इनके ऊपर टैक्स चोरी का आरोप लगा, फिर इनके ऊपर आरोप लगा घोटाले का, फिर आरोप लगा रिश्वत देने का। इनको इनके पद से हटा दिया गया, 3 साल की जेल भी हुई। फिर कुछ समय बाद वापस ये अपने पद पे आ गए, सजा माफ हो गई, कुछ हुआ नहीं, सब कुछ ठीक चलने लगा। इसके बाद इनके जो बेटे थे ली जे योंग, उन पे भी आरोप लगा कि इन्होंने भी प्रेसिडेंट को रिश्वत दी। इन पे भी केस चला, सजा हुई, इनकी भी सजा माफ हुई, बाहर आए, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि वहां पे जितने भी प्रेसिडेंट रहे सबको अच्छे से पता है कि सैमसंग के बिना हमारा गुजारा तो नहीं होगा। यहाँ सैमसंग के पास ऑप्शन है कि कोरिया के अलावा किसी और देश में बिजनेस कर सकती है, लेकिन वहीं कोरिया के पास सैमसंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसी वजह से सैमसंग इतनी बड़ी कंपनी बनी है। तो दोस्तों, सैमसंग के इतिहास के बारे में जान के आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।